So hello everyone. So this is CS Anindya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, बढ़िया हैं, प्रिपरेशन एकदम जबरदस्त चल रही है, राइट? सो इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर अपन रिवाइज करने वाले हैं एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑफ ऑडिट ऑफ एलएलपी, ऑडिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। तो सिर्फ 10 मिनट का डिस्कशन रहेगा अपना। 10 मिनट के अंदर अपन पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से तो आप क्या कर सकोगे सर? क्रैक कर सकोगे। ठीक है, तो फटाफट भाई वीडियो को लाइक करो यार, कंजूसी काहे दिखाते हो? आपसे फीस नहीं मांग रहे हैं, आपसे खाली इतना मांग रहे हैं कि भाई थोड़ा सा प्यार दे दो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो कुछ रिटर्न नोट्स सर मैंने ड्राफ्ट कर रखा है, तो आपको भी क्या करना है सर, इन रिटर्न नोट्स को मेरे साथ ड्राफ्ट कर लेना है, आपके लिए आसानी होगा फ्यूचर रिवीजन के पर्पज के लिए। तो एलएलपी क्या है सर? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलएलपी? दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या है सर? बॉडी कॉर्पोरेट है और इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। भैया यही तो डिफरेंस है ना एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप का। अगर अपन एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करते तो वो क्या होता सर? सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता और वहां पे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती। लेकिन एलएलपी में क्या होगा सर कि है पार्टनरशिप फर्म, मगर यहां पे फॉर्म हो रहा है पार्टनरशिप, मगर यहां पे कंपनी का बेनिफिट मिल रहा है। सेपरेट लीगल एंटिटी एंड पार्टनर्स की लायबिलिटी हो जाएगी लिमिटेड। ठीक है, अब बेसिक्स अपने को क्या क्या चाहिएगा सर जब भी एलएलपी को फॉर्म करेंगे? तो भाई मिनिमम 2 पार्टनर्स तो चाहिए ही चाहिए, उससे कम में तो बात नहीं बन सकता है। मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए, एक अपने को डीएससी चाहिए, एक नाम अपने को शुभ सा, प्यारा सा, अच्छा सा एक अपने को नाम डिसाइड करना पड़ेगा। एक एलएलपी एग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा, जैसे कि पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है उसी प्रकार से एक एलएलपी एग्रीमेंट एंटर किया जाएगा, जहां पीएसआर वगैरह सारी बातें होंगी, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वगैरह रहेगा। और उसके अलावा रजिस्टर्ड ऑफिस का काफी अच्छा खासा सिग्निफिकेंस है, अपने को एक रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड करना रहेगा। ठीक है जी। अब जिस तरीके से कंपनी लॉ के अंदर रजिस्ट्रार का सिग्निफिकेंस होता है ना, उसी तरीके से सर एलएलपी के कॉन्सेप्ट में भी रजिस्ट्रार का सिग्निफिकेंस होता है। जैसे कंपनी में होता है ना कि इनकॉर्पोरेशन करेंगे तो आरओसी के पास जाएंगे, नाम चेंज होगा तो आरओसी के पास जाएंगे, एनुअली आरओसी को फाइलिंग करना रहेगा, आरओसी ही सर्टिफाई करेगा कि भैया सब कुछ सही है। तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है। इनकॉर्पोरेशन होगा, आरओसी के पास जाएंगे, चेंज इन नेम, चेंज इन एड्रेस, आरओसी के पास जाएंगे, एनुअल फाइलिंग्स आरओसी के पास होगा और आरओसी ही सर्टिफाई करने वाला है कि एलएलपी कंप्लाई कर रहा है विद ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स गिवन इन द एलएलपी एक्ट 2008। ठीक है जी। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर होता कौन है? जब हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात करी तो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता कौन है? वो व्यक्ति जिसको अपॉइंट किया गया है एज ए पार्टनर इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी, वही डेजिग्नेटेड पार्टनर है। और इनकी जो भी राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगी सर वो एलएलपी एग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया रहेगा। इनका पोजीशन बिल्कुल डायरेक्टर की तरह सिमिलर रहेगा। अगर ऑडिट ऑफ एलएलपीज की बात करें कि सर एलएलपीज का ऑडिट होता है क्या, तो पहले तो लॉ मेकर ने बोला यस 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 ऑल एलएलपीज आर सब्जेक्टेड टू ऑडिट, लेकिन फिर एग्जामिशन दिया, बोला अगर टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 14 लाख है या कंट्रीब्यूशन लेस देन इक्वल टू 25 लाख है तो एलएलपी को ऑडिट नहीं कराना है। ठीक है ना, तो टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 14 लाख है या कंट्रीब्यूशन लेस देन इक्वल टू 25 लाख है तो एलएलपी को ऑडिट नहीं कराना है। कुछ बातें कॉमन है सर जो कंपनी के केस में भी अपन डिस्कस करते हैं। सेम थिंग अप्लाइज फॉर एलएलपी, लाइक द कंपनीज द एलएलपीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन भी सेम है जो अपन कंपनीज के केस में डिस्कस करते हैं इन सेक्शन 2+13। जैसे कंपनीज के केस में अपन देखते हैं कि द बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू, उसी तरीके से यहां भी सेम कहानी है सर, दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट की बात करें सर तो यहां पे क्या है कि नॉर्मली तो सारी एलएलपीज का ऑडिट होगा, लेकिन अगर टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 40 लाख है, कंट्रीब्यूशन लेस देन इक्वल टू 25 लाख रुपीज है, सो इन दैट सिचुएशन एलएलपी का ऑडिट नहीं होगा। अब अगर हम लोग बात करें सर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स कि एलएलपी के केस में ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो एलएलपी के केस में ना ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है सर तो बोला गया कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले कभी भी फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट कर लेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले किसी भी वक्त क्या कर लेंगे सर, फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट कर लेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स की बात करें सर तो एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, एटलीस्ट 30 days prior to the end of each financial year the subsequent auditor is going to get appointed। अगर ऑडिटर के ऑफिस में वैकेंसी अराइज होती है सर तो अपॉइंटमेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर ने किया था ना, तो वैकेंसी भी कौन फुलफिल करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर ही करेगा। हमने डिस्कस किया था कि सर आरओसी को कुछ सिग्निफिकेंट एनुअल फाइलिंग्स करनी होती है, तो एनुअल फाइलिंग्स कौन कौन सी करनी होती है? एक तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, हर एलएलपी को क्या करना पड़ता है सर, एनुअल बेसिस में सबमिट करना पड़ता है टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कब तक सबमिट करना है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर।
और एनुअल रिटर्न की बात करें सर तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। तो नॉर्मल कंपनीज भी ये डॉक्यूमेंट सबमिट करती हैं, ठीक है ना, नॉर्मल कंपनीज भी ये डॉक्यूमेंट सबमिट करती हैं। सिमिलरली एलएलपी भी क्या करता है सर, एनुअल बेसिस में ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को फाइल करता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सॉल्वेंसी विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एंड एनुअल रिटर्न की बात करें सर तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। तो यहां आपने देखा इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर डेज टाइम लिमिट्स बहुत सारे हैं। आरओसी को फाइलिंग करा तो सर तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सॉल्वेंसी का एक अलग टाइम लिमिट है विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स। एनुअल रिटर्न्स की बात करें सर तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट की बात की गई सर तो फर्स्ट ऑडिटर के केस में बोला किसी भी वक्त बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में बोला एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। और एक पार्टिकुलर लिमिट दिया हुआ है ऑडिट के केस में। अब एलएलपी का जो ऑडिट होगा सर इसका फायदा क्या रहेगा सर, एडवांटेज क्या रहेगा सर, कि एक तो एरर्स फ्रॉड्स का डिटेक्शन हो जाएगा, कुछ भी डिस्प्यूट्स वगैरह रहेगा तो वो सेटल हो जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए लोन वगैरह देना आसानी रहेगा, कुछ भी कमियां हैं डेफिशिएंसीज अकाउंट्स में तो उसका पता चल जाएगा, राइट। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब ओवरऑल पार्टनरशिप फर्म को जो बेनिफिट्स मिल रहा था वो बेनिफिट्स एलएलपी भी डिराइव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, बट हो सकता है कि एमसीक्यू के फॉर्म में किसी इंटीग्रेटेड केस स्टडी सिनेरियो के अंदर इंस्टीट्यूट आपसे पूछ ले या फिर एक आधा क्वेश्चन डायरेक्टली भी आपसे इस पार्टिकुलर चैप्टर का पूछ ले, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। एंड वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।